अब कराची आपको लिए चलते हैं जहां पर गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो पाकिस्तान का दिल है, ये बिल्कुल एक सेहतमंद दिल की तरह धड़के, पूरे पाकिस्तान को फीड करे, पूरा पाकिस्तान खुश हो, हमारा फ़ख्र हो। इंटरनेशनल सिटी है, 100 मुल्कों से बड़ा शहर है। इस शहर में सस्टेनेबल पीस ज़रूरी है। हम सोचते रहे कि इस पर हम क्या करें। हमने एक फ़ैसला किया और उस फैसले को मज़ीद हम इसको अभी फाइन ट्यून कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाय एंड लार्ज हो चुका है तो इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ एक पार्ट ऑफ इट आपके साथ कंट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ताकि आपके तवज्जुह से अवाम में ये बात पहुँचे कि अगर हम जागते हैं रात भर तो इसलिए जागते हैं कि अवाम हमारी सुकून से सोए, सुकून से उठ के अपने कामों पे जाए, अपने बच्चों को स्कूल छोड़े, हड़तालों की नज़र ना हो, टारगेट किलर्स की नज़र ना हो, गैंग वॉर्स की नज़र ना हो, इस किस्म के मामलात ना हो, टेररिज्म की नज़र ना हो। तो हम ये सोचते रहे कि इसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है। तो बिसाइड्स अदर स्टेप, जो स्टेप मोटे मोटे हमने सोचे हैं, वो ये सोचें कि हर कैटेगरी के 1-2 क्राइम हम उठाएं और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, और उसमें किसी की परवाह किए बगैर जो कल्परेट मिले उसको सज़ा दें। मिसाल के तौर पे 12 मई 2007 में जिस किसी ने किलिंग की, चाहे उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ हो, उसको हमने फैसला किया है कि उसको हम चौराहे पे लटकाएंगे, हैंग करेंगे, इबरतनाक सज़ा देंगे, ताकि कभी किसी के वहम गुमान में भी ना हो कि 12 मई जैसा सानेहा किया गया। इसी तरीके से बल्दिया फैक्ट्री 300 इंसानों को जला के राख कर दिया गया, उसके बाद उसके मालिकान से पैसे लिए गए और वो पैसे उन बेचारे गरीब इंसानों के माँ बाप, बहन बच्चों, उनकी बीवियों, उनकी बहनों, उनकी माएँ, उनके वालिदैन, उनके भाइयों को देने के बजाय कुछ ज़मीन फरोश लोग उन पैसों को खा गए, और खाने के बाद उन पैसों से खा भी गए, असलहा भी लिया और अय्याशियाँ भी की। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ, इसमें कोई भी हो, मैंने डीजी नैब को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और उनको ये कहा है कि अगर किसी भी मसलहत के तौर पे वाइटो लगा के किसी का भी नाम मिटाया गया हो GIT से, उसको वापस लिखें और किसी को ना बख्शें, हर एक को सज़ा दें, क्योंकि उनका खून और उनके वारिसों का पैसा ये हमारी जिम्मेदारी है। उन तक ताला करता हूं, हाफ पे भी नैब के बिहाफ के ध्यान ऑपरेशन को लोगों को, चाहे दूसरे कोई जो तो मत नहीं करे में तक इन्वेस्ट ये है कि बड़ा ताला कहाँ से लोगों ने, और जाहिर ये क्राफ्ट कलेक्शन को क्या ये तो नहीं आते, ये सारी ये नहीं खरीदे गए थे जी असला
فوج سے یا گیا تھا اس پولیس تو ہمیں یہ تھے اور جس بھی نکال کے بہت سی کے نکالا کسی حد کی یہ اور یہ کچھ یہاں بھی اس کے کچھ تھے ان کے نام ابھی ہمیں سامنے آئے ہیں کہ یہ اس کی خریداری میں پیچھے تھے. کن لوگوں نے خریدا تھا, کنہوں نے سپلائی کیا تھا, کچھ ان کے بھی نام بھی ہمیں پتہ چلنے شروع ہو. فیصلہ اسلحے خرید کٹنگ کر ان کو ان دیں گے اکرم خان ہمت لان فورس سے لڑنے کا کہ ان جو دیکھیں لے کے 11 سائیکل کبھی مارے جاتے وہ جھگڑا اور شراب اور فاتح اور ہم نے اس کریں گے اگر وہ نوال کو دیں گے صاحب جو کو تھے بیٹھے ہوں انشاءاللہ اس کی کوئی اور یہ پھر معاملات شروع ہو گئے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو کلینزنگ اس کی شروع کی جائے گی. حکیم محمد سعید, محترم حکیم محمد سعید کیس جو کہ قانونی طور پہ سیٹل بھی ہو چکا ہے, لیکن کیوں قتل کیا, کس نے قتل کیا, وہ لوگ کچھ نظر میں آ گئے ہیں جو کہ بڑے پارسا بن رہے تھے, جو بڑے شرفا بن رہے تھے, وہ کچھ انڈیکیٹرز ہمارے پاس آئے ہیں. ہم اب اس انڈیکیٹر کے پیچھے جا رہے ہیں. اگر ثابت ہو گیا we will reopen that case, we will approach to the court of law and we will say کہ سر یہ نئی انفارمیشن آئی ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس کیس کو کھینچ کے یہ ان لوگوں کو ٹانگنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ صاحب یہ فرمائیے, ماشاءاللہ آپ 14 سال سے 15 سال سے سندھ میں گورنر سے ہیں,
आनी हाथों से निपटा जाएगा, पकड़ा जाएगा, कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, सुनते आ रहे हैं 20-25 साल माशाल्लाह पुराने केसेस भी सामने लेके आए हैं, सिवाय एक के जो असला जो पकड़ा गया है। तो कोई टाइम फ्रेम देंगे कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे? लग तो ऐसा रहा है, टाइमिंग भी गलत है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, एक साबिक सिटी नाज़िम ने लगाए, आपने भी इल्ज़ाम की सियासत शुरू कर, मंतकी अंजाम तक कब तक पहुँचा देंगे तमाम मुल्ज़िमान? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको एक तारीख़ दी, मार्च 2013 से स्टार्ट लिया हमने, सितंबर 2013 में फेडरल गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट इस ऑपरेशन में आई और ये ऑपरेशन चल पड़ा। अभी 2-2.5 साल हुए हैं भाई, 80% आप इस शहर में घूम फिर सकते हो। बहुत सारे क्राइम की डेली मैं स्टेटिस्टिक्स लेता हूँ कि किडनैपिंग फॉर रैंसम में क्या हो रहा है, टारगेट किलिंग में क्या हो रहा है, टेररिज्म में क्या हो रहा है, फलानी चीज़ में क्या हो रहा है। अब हमने एक और सब्जेक्ट ऐड कर लिया है और वो है चाइना कटिंग। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो रीज़न ये है कि चाइना कटिंग जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस हुई है 2008 में। उससे पहले आप भी शहर में रहते हैं, छोटे से बड़े हुए हो, मैंने तो कम से कम ये टर्म सुनी नहीं थी। जब मैंने सुनी तो मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सी कटिंग है, क्या कटिंग है। आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ ये कटिंग होती कैसे है, क्या है, मतलब चाइना कटिंग क्यों कहते हैं यार इसको, अमेरिकन कटिंग क्यों नहीं कहते, पता नहीं क्या है ये। बहरहाल ये चाइना कटिंग, इसमें एक तो एलिमेंट है कब्ज़े का, इंक्रोचमेंट का, दूसरा एलिमेंट है इसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ टारगेट किलिंग का एंड क्रॉस किलिंग्स का। तो इसको भी हम पार्ट बना रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि एक साबका सिटी नाज़िम साहब ने बात की, मैं अनफॉर्चुनेटली उनको इंतहाई घटिया, इंतहाई कमज़र्फ़, इंतहाई ज़हनी पस्ती का शिकार बाईपोलर शख्स समझता हूँ। और मैं उनको दावत देता हूँ यहाँ आए, यहाँ उनके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उनकी ये खुलेगा कि यार शॉर्ट टाइम में बहुत काम हुआ है शहर के अंदर, एक जगह देख लें, ज़्यादा फिरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ उनको अगर कोई ट्रबल है तो उसका इलाज भी हो जाएगा। तो एक ट्रिप में, एक टिकट में 2 मज़े हो जाएंगे उनके, वो तशरीफ लेंगे। और आपका सवाल कि कब तक होगा, देखिए मैं इस सिलसिले में कोई टाइम नहीं दे सकता, लेकिन एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जा रहा है। एक लम्हा अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद जनरल बिलाल 24 घंटे में 3 घंटे से ज़्यादा सो भी नहीं पाता होगा। और मैं तो मशहूर हूँ जागने में। तो जो टीम है यहाँ पे वो बेहतरीन टीम है। और कुछ लोगों की गलत प्रोपेगेंडे के थ्रू, मीडिया के थ्रू इस किस्म का इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई सपोर्ट की जा रही है। और ये ब्लैक स्पॉट मेरे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं बड़ी क्लैरिटी से कहता हूँ कि फ़ौज में इस वक्त इंतहाई, और उनका तो ज़ाती तौर पे इतना बेहतरीन रिकॉर्ड है, और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई ब्लैक स्पॉट कोई नहीं लगा पाएगा, चाहे उसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, व्हाटएवर इंटरेस्ट हो। जो काम होगा नेशनल इंटरेस्ट में होगा, नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए होगा और सख्त हाथों से होगा। अच्छा डॉक्टर, आपने बताइएगा मुस्तफ़ा कमाल का, तो मुस्तफ़ा कमाल जो 2008 से जो सिटी नाज़िम थे, आप भी उनके साथ साथ थे, तो आप भी खुद अपने आप को इसमें जिम्मेदार नहीं समझते कि जो आप भी उस वक्त मौजूद थे, आप खामोश रहे? दूसरी बात ये कहना, देखो भाई मेरा काम क्या है, देखिए मैं पहले तो एक बात बता दूं, मुझे लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी। भाई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी मैं कानूनी और आईनी तौर पर हूँ, क्योंकि मेरा जो शजर नसब मिलता है वो सदर पाकिस्तान से मिलता है। और सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का। तो टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग आई एम पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी बात मैंने तवातुर के साथ इस अरसे में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है।
لیکن ایک فرق ہوتا ہے, کسی کے لیے کام نہیں کیا, میں نے صرف ملک کے لیے کام کیا ہے, اور انتہائی ایمانداری اور انتہائی دیکھیں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. مرحوم کاوس جی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں یہ جو کانٹریکٹر ہیں, ٹھیکیدار ہی کہوں گا ان کو کیونکہ مجھے پتہ چلا یہ پہلے ٹھیکیداری کرتے تھے, تو ان کا انہوں نے کتھا چھتا لکھا تھا اور وہ نکال لینا. کاوس جی مرحوم کا آرٹیکل ہے, سنڈے کو چھپتا تھا. اس آرٹیکل میں اس نے لکھا تھا مصطفیٰ کدال, اور مصطفیٰ کدال کی کونوٹیشن اس نے یہ ڈرائیو کی تھی کہ یہ کراچی کھود رہا ہے. مصطفیٰ کدال کی کونوٹیشن اس نے یہ ڈرائیو کی تھی کہ یہ کراچی کھود رہا ہے, پیسہ نکال رہا ہے, گولڈ نکال رہا ہے, ملیشیا بھیج رہا ہے اور لنڈن بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرے پاس ہر کوئی آتا تھا, یہ بھی آئے رونے لگے کہ آپ ذرا کاوس جی سے بولیں. تو میں نے کاوس جی صاحب سے کہا کہ دیکھیں ایک اچھا کام ہو رہا ہے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر میں نے 3 آرٹیکل لکھے ہوئے اس کے اوپر, اینڈ آئی ہیو آل دا پروفس, لیکن کیونکہ تم کہہ رہے ہو تو وہ تینوں آرٹیکل سیل کر کے میں تم کو بھیج دیتا ہوں. تمہارا موڈ ہو تو پڑھ لینا, نہیں ہو تو نہیں پڑھنا. بہرحال میں تم کو بھیج دوں. یہ بتائیے 14 سال آپ نے کہا کہ ملزمان کو پکڑا جائے گا, 14 سال ہو گئے, اس وقت سے آپ نے بات میں کہ اب کر رہے ہیں بات, تو کیا وجہ 14 سالوں سے ان ملزمان کو کیوں نہیں پکڑا؟ تھانہ 12 مئی, تھانہ اپنا بلدیہ, تھانہ کاٹا کیوں نہیں ہے؟ ایک تو 14 سال سے کیوں نہیں پکڑے گئے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تب کو پکڑا جائے. بھائی میرے 2013 سے آپریشن شروع ہوا ہے, سینکڑوں لوگ پکڑے گئے ہیں, ہزاروں لوگ پکڑے گئے ہیں, اور میں آپ کو وجہ بتاؤں کیوں 2013 سے شروع ہوا ہے. مارچ 2013 میں آپ کو یاد دلاؤں, عباس ٹاؤن کا ایک واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کے بعد ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ جس میں 60-70 معصوم لوگ مارے گئے تھے, شہید ہو گئے تھے, جس میں اہل تشیع بھی تھے, اہل سنت بھی تھے, کرسچن بھی تھے, اور مذاہب کے لوگ بھی تھے. معصوم لوگ, کوئی اپنے گھر میں روٹی پکا رہا تھا, کوئی دفتر سے واپس آیا تھا اور ایک گاڑی نے اڑا دیا, 2 فلیٹ اڑا دیے. میں نے وہاں کمٹمنٹ کیا تھا کہ یہ فلیٹ میں دوبارہ تعمیر کر کے میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کو واپس نہیں لا سکتا, لیکن جو بے گھر ہو گئے ان کو میں انشاءاللہ یہیں پہ اچھا فلیٹ بنا کے دوں گا, اور ہم نے سال بھر میں بنا کے دے بھی دیا. 1 منٹ. تو جو چاند بھائی کا سوال ہے 14 سال, تو بھائی 14 سال 2013 سے تو یہ آپریشن شروع ہے, اور اس آپریشن کے شروع ہونے کے نتیجے میں, لوگوں کے پکڑے جانے کے نتیجے میں, لوگوں کو سزائیں ملنے کے نتیجے میں آج کراچی میں آپ ہی اور ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ یار بہتری آئی ہے. میں بات کر رہا ہوں اس بہتری کو اور بہتر کرنے کی اور سسٹینیبل کرنے کی. تو کسی میرے دوست نے کہا, عظیم احمد طارق کا کیسا آپ نے, مصطفیٰ کمال کا نام ہمیشہ لیا, چلو وہ بھی کھول دیتے ہیں, اس کو بھی کھول دیتے ہیں, ایگزامپلری کیسز کھول دیتے ہیں. آپ نے دیگر اور بیانات کی بات کی, یہی سوال جب ایک شخص سے کیا گیا تو انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں ڈر گیا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. ایک بات سنو یار, ارے یار چھوڑو یار, وہ بات سنو یار, بات سنو. ایک اور بتاتا ہوں, ایک اور کام ہونے جا رہا ہے, ایک کام اور ہونے جا رہا ہے. کسی نے کہا ہے کہ اس کو پتہ چلا 2012 میں کہ اس کی پارٹی کے بڑوں کا تعلق را سے ہے. وہ شخص 2012 سے لے کے 2014 تک اسی پارٹی کا, اسی لیڈر کا سینیٹر رہتا ہے. ٹھیک ہے, 2 سال سینیٹری انجوائے کرتا ہے, اس کے بعد ڈر کے بھاگ گیا. اس کے بعد اس کو بلا کے سختی کر کے اس سے استعفیٰ لیا گیا, دے نہیں رہا تھا وہ. یہ تو اندر کی باتیں ہم نکلوا رہے ہو, وہ دے نہیں رہا تھا, اس کو کچھ لوگوں کو ڈالا گیا کہ بیٹے دے دو, پھر اس نے دے دیا استعفیٰ. اس نے استعفیٰ دیا, اس کے بعد کوئی لفٹ نہیں ملی. وہ بات ہے 2014 کی. تو 2014 سے لے کے مارچ 2016 میں آ کے انہوں نے ارشادات فرمائے. اب سن لیں, ان کو 2015 کو پتا تھا, مارچ 2016 میں انہوں نے بتایا ہے. ان سے بھی میں, چلو یہ ایک اور سبجیکٹ ایڈ کر دیتا ہوں, ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی صاحب
ये 2015 में आपको एक इतनी सीरियस चीज़ पता चली थी, 2016 तक किसका इंतज़ार कर रहे थे यार? आप कमरे से वॉकआउट करते और बोलते यार मैं नहीं काम कर सकता, ये तो रॉ के लोग हैं। 4 साल 2 साल उसमें से सेनेटरी, तो ये सबका हिसाब होगा। इन सारे इल्जामात आप जो इल्जामात लगे हैं, एक बहस नहीं करो यार। चीजों का हाँ। इतराफ कर चुके हैं कि हाँ मैं डर गया था, तो क्या समझते हैं ये सबूत उनके लिए काफी नहीं काफ़ी है। ये क्या बात हुई यार? मैं तुम्हारे साथ जाऊं मर्डर कर दूं, 5 साल बाद आगे बोलूं मैंने और तुमने मिलकर मर्डर किया, मैं डर गया था, तो मैं तो बहुत अच्छा हूं, मुझे माफ़ कर दो, इसको पकड़ लो। ऐसे तो होता है कोई? भाई मैंने और तुमने मिलकर मारा है तो पकड़ेंगे ना, मैं ही पकड़ा जाऊंगा। आप पर जो इल्जामात लगे हैं, और पहली बार इतना बोल्ड खोल के मैंने तो नहीं देखो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम कोई लगा ही नहीं पाए बेचारे। वो उन्होंने अपनी ज़हनी पस्ती, कम ज़र्फ़ी, ज़हनी दबाव, एक इंसान का कोई ख़ानदानी करैक्टर होता है। तुम ऐसा करो, जिस मोहल्ले में रहता था ना, उस मोहल्ले में जाके उसके मोहल्ले वालों से पूछ लो। तो मैंने वहाँ भी ये बात की थी कि कोई न्यू कराची में परचून की दुकान में टारगेट किलिंग कर रहा होगा और छुपने की कोशिश कर रहा होगा, या किसी पॉश इलाके में किसी मकान में बैठ के सियासी दुकान लगा के और खामखा कन्फ्यूजन की धूल उठा के उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा होगा। नहीं बचेगा, पकड़ा जाएगा। अपना फ्यूचर आप क्या देखेंगे? यार मेरा फ्यूचर अल्लाह के हाथ जो में, अल्लाह के हाथ में। डॉक्टर ये सवाल आपके लिए कहा जाता है कि आज आप कंप्लीट कर लेते हैं, माजी में रहे हैं और आप उन मुकदमात के होते हुए देखो बेटा एक बात बताओ। देखो भाई, मैं हुआ हूँ 27 दिसंबर 2002 को अपॉइंट। उस वक्त फौज की हुकूमत थी टेक्निकली स्पीकिंग। मेरे मुतालिक जो कहते हैं ना कि उठा के, पटक के, चटक के, तोड़ के, खोल के सब चेक किया गया। जब तसल्ली हो गई है ना तो मुझे अपॉइंट किया गया, समझ रहे? तो मेरे ऊपर ना कोई मुकदमा है, ना कोई मेरे ऊपर कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई चार्ज नहीं। मैंने तो वैसे ही बात कर ली है, मैं तो करता ही नहीं हूँ बात। मैंने ऐसी बात कर ली है। मैं बिलीव करता हूँ एक्शंस पे। 2013 का ऑपरेशन प्लान किया था मैंने और उस वक्त के डीजी रेंजर्स ने और उस वक्त के कोर कमांडर। डॉक्टर्स जो है वो जो तमाम डॉक्टर्स होते हैं वो 3 वक्त की दवा देते हैं मरीज को सही करने के लिए। अभी आपने 1 खुराक को पहुंचा दी है, बाकी 2 खुराकें जिस मरीज की तरफ आप हवाला कर रहे हैं वो कब तक पहुंचाएंगे? मैंने उनको दावत दी है, यहाँ आए, यहाँ हर चीज़ का इलाज हो।